Hello students, welcome to Ritu Daya's campus class. Today we are going to discuss about literary terms which are given in your syllabus of BA third semester. तो चलो वन बाय वन करके जो आपके सिलेबस में जो लिटरेरी टर्म्स दी गई हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट लिटरेरी टर्म आपके सिलेबस में गिवन है उसका नेम है एलिट्रेशन। जैसे कि हिंदी में आपने पढ़ा होगा अनुप्रास अलंकार, उसी तरीके से इंग्लिश में भी हमारा कौन सा लिटरेरी टर्म होती है, एलिट्रेशन। तो चलो देखते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एलिट्रेशन। लेट मी टेक द पेन। Alliteration is the repetition of the same consonant sound. What is alliteration? Alliteration इस एक किसी भी सेंटेंस में जब गिवन होता है कॉन्सोनेंट साउंड की बार बार रिपीटिशन होता है, तो या क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, कोई भी वर्ड के जब बार बार आवृत्ति होती है, बार बार रिपीटिशन होता है, वो वाउल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट वर्ड की जब रिपीटिशन होता है उसे क्या बोलते हैं, एलिट्रेशनल एलिट्रेशन बोलते हैं। इट इज ऑफन यूज टू गिवन रिदम, म्यूजिकलिटी एंड एम्फासाइज टू ए लाइन। ये जो बार बार रेपिटेशन होता है किसी भी कॉन्सोनेंट वर्ड का, कॉन्सोनेंट साउंड का, ये इससे लाइन में एक तो रिदम बनती है, म्यूजिकलिटी बनती है, और ये एम्फासाइज करता है उस लाइन पे जब इस तरीके की सेम साउंड दी होती है। जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चह 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 की बार बार आवृत्ति हो रही है, रेपिटेशन हो रहा है। तो इस जब इस तरह की लाइंस होती है ना, ये हमें लंबे टाइम तक याद भी रहती हैं। तो इसका ये पर्पज होता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे द फेयर ब्रीज ब्लू, द फेयर ब्रीज ब्लू। क्या देखा तुमने यहाँ पे, बी दिखा, बी 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 का रिपीटेशन हुआ यहाँ पे। द वाइट फॉर्म फ्लू, वाइट फॉर्म फ्लू, यहाँ पे एफ एफ की रेपिटेशन हो रही है। तो ये लाइन सैमुअल टेलर कॉलेज से उठाई गई लाइंस हैं, और इन लाइंस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एलिट्रेशन। कौन सी लिटरेरी टर्म है यहाँ पे, एलिट्रेशन। हिंदी में बोले तो अनुप्रास अलंकार। तो इस तरीके से इस तरह की जो लाइन है वो म्यूजिकल क्वालिटी प्रदान करती हैं, ठीक है, म्यूजिक देती हैं किसी भी सेंटेंस को जब बार बार किसी कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन हो। इसका पर्पस क्या होता है इस तरह एलिट्रेशन डालने का, टू क्रिएट अ प्लीजिंग साउंड। देखो पढ़ने में ये कितना प्लीजेंट लग रहा है ये सेंटेंस अगर आप पढ़ोगे। मेक द फ्रेज मेमोरेबल, इससे इस तरह की जो लाइंस होती हैं ये हमें लंबे टाइम तक याद भी रहती हैं। एंड ड्रो अटेंशन टू ए पर्टिकुलर वर्ड्स, और जब बार बार ये वर्ड दिए होते हैं तो इनकी तरफ हमारा ध्यान भी जाता है। तो इसका पर्पज ये क्या है, सेंटेंस को, किसी भी पोयम को एक रिदम देने के लिए, एक म्यूजिकलिटी देने के लिए इसका पर्पज ये होता है। ये था हमारा फर्स्ट लिटरेरी टर्म जिसका क्या नाम था, एलिट्रेशन। अब जो नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है उसका नेम है सिमिली। व्हाट इज सिमिली, देखो, ए सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज टू शो सिमिलरिटी। क्या मतलब होता है सिमिलरिटी, सिमिली का, जब दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है, क्या लगाकर उनके बीच में, लाइक और एज का यूज करके, जब टू डिफरेंट थिंग्स का कंपैरिजन किया जाए और सिमिलरिटी उनके बीच में दिखाई जाए, उसको क्या बोलते हैं, सिमिली बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो है अब, जैसे लाइफ लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। जिंदगी जो होती है वो कैसी होती है, एक चॉकलेट, चॉकलेट के बॉक्स जैसी। लाइफ का कंपैरिजन किसके साथ किया है, बॉक्स ऑफ चॉकलेट के साथ, किसका यूज करके, लाइक का यूज करके। तो लाइक देखते ही आप इसको क्या लगा दोगे, कौन सी लिटरेरी टर्म है ये, सिमिली है। अब देखो जो दूसरी लाइन दी है, हर चीक्स आर रेड एज रोजेस, उसके गाल इतने गाल हैं, लाल हैं जितना कि रोज होता है, रोज जितने रेड जो उसके चीक्स हैं। अब इसका चीक्स का कंपैरिजन किसके साथ किया गया है,
रोज के साथ, और इनके बीच में यूज किसका किया है, एज का। अब तुम्हें पता चल गया, किसी भी लाइन में जब आपको लाइक और एज दिख जाए और आपसे पूछा जाए कि इनमें बताओ कौन सी लिटरेरी टर्म का यूज हुआ है, तो कौन सी का हुआ है, सिमिले का। इसका पर्पज क्या होता है, इस तरीके की लिटरेरी टर्म यूज करने का पर्पज, टू मेक डिस्क्रिप्शन मोर विविड and imaginative by showing likeness between different objects। अलग अलग चीज़ों में एक लाइकनेस, एक कंपैरिजन दिखाया जाता है, एक डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, एक इमेजिनेशन बनाने के लिए उसके अंदर। तो इसका ये पर्पज होता है सिमिली का। अब नेक्स्ट लिटरेरी टर्म आती है, दो हो गई, थर्ड कौन सी है, मेटाफर। व्हाट इज मेटाफर, देखो, a metaphor is an implied comparison between two unlike things। सिमिली में आपने क्या देखा, दो अलग अलग चीज़ों में कंपैरिजन दिखाया गया था। मेटाफर में भी कंपैरिजन दिखाया जाता है विदाउट यूजिंग लाइक और एज। सिमिली में क्या था गाइस, ये देखो, सिमिली में तो कंपैरिजन तो दो चीज़ों में किया जा रहा था, लेकिन वहाँ यूज किसका हो रहा था, लाइक और एज का। अगर दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है बिना लाइक और एज का यूज करके, तो वो कौन सी लिटरेरी टर्म होती है, मेटाफर। ध्यान रहे, सिमिली में तो लाइक और एज का यूज होता है, और मेटाफर में लाइक और एज का यूज किए बिना दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है। A metaphor is an implied comparison between two unlike things। जब अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है बिना लाइक और एज का यूज किए, वन थिंग इज सेड टू बी अनदर। किसी भी एक चीज़ को कोई दूसरी चीज़ बोला जाता है, किसी भी एक चीज़ को कोई दूसरी चीज़ बोला जाता है। जैसे मेरे से ही लगा लो, जैसे मैं बोलूँ रितु इज लाइक ए लोइनस। रितु किसके जैसी है, शेरनी जैसी है। मैंने यूज किसका किया, लाइक का। मैं तुमसे पूछूं, बताओ ये कौन सी लिटरेरी टर्म है, तुमने देख लिया भाई यहाँ तो किसका यूज है, लाइक का यूज है। तो आप इसको कौन सी लिटरेरी टर्म लिखोगे, सिमिली। समझ आया, ये है सिमिली। अब मैं इसी सेंटेंस को बोलूं, क्या रितु इज लोइनस, उसमें क्या बोला था, रितु इज लाइक अ लोइनस बोला था ना, लेकिन मैं बोल दिया रितु इज लोइनस। रितु क्या है, शेरनी है। रितु और शेरनी का मैंने कंपैरिजन किए कर दिया बिना लाइक और एज लगाई, तो ये कौन सी लिटरेरी टर्म हो जाएगी, ये हो जाएगी मेटाफर। जो पहले वाली मैंने लाइन लिखी थी उसमें तो सिमिली था, क्योंकि मैंने वहाँ पे लाइक का यूज किया था। यहाँ मैंने लाइक का यूज नहीं किया, तो ये कौन सा लिटरेरी टर्म हो गया, मेटाफर। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट, जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल तो मैंने दे ही दिया, ये देख लो, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, सारी जो दुनिया है एक स्टेज है, एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, और हम सब मैन हो चाहे वीमेन है, हम इस दुनिया के क्या हैं, प्लेयर्स हैं। ये लाइन कहाँ से उठाई है, शेक्सपियर से उठाई है। वर्ल्ड को सीधा क्या बोला है, स्टेज बोला है। मैन और वीमेन को सीधा क्या बोल दिया, प्लेयर्स बोल दिया। तो जब किसी एक चीज को कोई दूसरी चीज बोला जाता है लाइक और एज का यूज किए बिना, वो क्या होता है, मेटाफर। मेटाफर यूज करने का पर्पज क्या होता है, टू एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स आइडियाज दिए और इमोशन दिया जाता है, और पावरफुली एंड सिम्बोलिकली इसका मीनिंग होता है। अब तीन हो गई हमारी लिटरेरी टर्म, फोर्थ आती है हाइपरबोले। हाइपरबोले क्या होता है, जब बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को दिखाया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ को बोला जाता है, बढ़ा चढ़ाकर। जैसे मैं तारीफ कर दूँ अपनी, बड़ी बढ़ा चढ़ाकर छोड़ दूँ, यूं ही हवा में बातें करना, हवा में छोड़ना, बोर ज़्यादा मारने वाले लोग होते हैं वो हाइपरबोले का यूज करते हैं। जैसे हाइपरबोले इज डेलिबरेट एक्सैगरेशन यूज्ड फॉर एम्फासाइज और इफेक्ट। कोई इफेक्ट दिखाने के लिए, किसी बात पे को एम्फासाइज करने के लिए जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए।
नोट मीन टू बी टेकन लिटरली, उसको हम लिटरली नहीं ले सकते। बड़े बड़ा चढ़ा के उन चीज़ों को बोला जाता है, सुनने में ही पता चल जाता है कि भाई ये तो बस छोड़ रहे हैं। तो वो कौन सी लिटरेरी टर्म होती हैं? हाइपरबले। आई एम सो हंग्री, फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स। मैं इतनी भूखी हूँ कि मैं पूरा का पूरा एक घोड़ा खा सकती हूँ। भाई कोई कितना भी भूखा हो, पूरा का पूरा घोड़ा तो कोई नहीं खा सकता। तो ये बढ़ा चढ़ा के बात बोली गई है ना, तो ये कौन सा है लिटरेरी टर्म हो गई? हाइपरबले। इस तरीके की लिटरेरी टर्म यूज करने का क्या पर्पज होता है? टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन। भाई कोई इतनी बढ़ा चढ़ा के बात करेगा ना, उसका इम्प्रेशन ज़्यादा ही लोगों पे पड़ेगा ना, सब उसको यही बोलेंगे कि भाई क्या फेंक रहा है ना। तो इम्प्रेशन, स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन लोगों पे छोड़ने के लिए, और इवोक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इवोक करता है ये, इसका ये मकसद होता है। तो हमारा ये भी हो गया। कौन सी हाइपरबले थी, ठीक है, हाइपरबले। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी, इमेजरी से क्या ध्यान आया? इमेजिनेशन। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, हमारे टीचर हमें कुछ पढ़ाते हैं, ऐसी कई पोएम्स होती हैं, ऐसे कुछ गद्य पद्य होती हैं जिनको पढ़ करके उसका जो सीन है हमारे माइंड में छप जाता है। पढ़ते पढ़ते लगता है ना जैसे ये सब हमारी आंखों के सामने चल रहा है। जब इस तरह का कोई चीज़ आपके दिमाग में छपती है, उस तरीके की पोएम्स को क्या बोला जाता है? उस तरह की जो पोएम में जो लाइन होती है इस तरह की, उसको इमेजरी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेशन देखो। इमेजरी रेफर्स टू द यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट अपील्स टू द फाइव सेंसेस। इमेजरी रेफर करती है, यूज करती है डिस्क्रिप्शन का, एक ऐसी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का जिसको पढ़ के हमारी पांचों की पांचों जो इंद्रियां होती हैं, हमारी फाइव सेंसेस जो होती हैं, वो काम करने लग जाती है। जैसे कई बार हम पढ़ते हैं ना, पढ़ते पढ़ते जो चीज़ जैसे हमारे सामने रोज आ गया, हलवे का जिक्र आ गया, जलेबी का जिक्र आ गया ना, कोई भी ऐसी मिठाई का जिक्र आ गया, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना। उस चीज़ की सुगंध हमें पढ़ते पढ़ते ये सुगंध हमारे पास, चाहे वो चीज़ें बन भी ना रही हो, लेकिन उसकी सुगंध हमें आने लगती है, उसका टेस्ट हमारे मुंह में भर जाता है, उसका टच हमें फील होने लगता है। तो इस जब ऐसा फील होता है ना, तो उस लाइन में कौन सी लिटरेरी टर्म होती है? इमेजरी। उसकी साइट, उसकी इमेज हमारे सामने बन जाती है, उसकी साउंड हमें सुनने लग जाती है। कभी भी तुम देखना, फील करके किसी भी चीज़ को पढ़ना, जब इस तरह तरीके की कोई भी चीज़ आपके साथ होने लग जाए, स्मेल होने लग जाए, उसका टेस्ट आपको आने लग जाए, उसका टच आप फील कर सको, टू क्रिएट अ मेंटल पिक्चर फॉर द रीडर। जब रीडर के दिमाग में ये सारी चीज़ें छप जाती हैं, उस लाइन में, उस पोएम में कौन सी लिटरेरी टर्म का यूज होता है? इमेजरी का। समझ गए? ये है इमेजरी। द गुड इमेजरी। इमेजरी अगर याद नहीं रही है तो याद रखना, इमेजरी को इमेजिनेशन के साथ कनेक्ट कर लेना, कि इमेजिनेशन हमारे दिमाग में जो पढ़ रहे हैं उसकी एक छाप छप जाती है, उसकी फिल्म, एक मूवी हमारे दिमाग में चलने लग जाती है। तो वो इमेजरी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, the golden rays of the setting sun reflected on the calm ocean। एक शांत समुद्र जो होता है, उसमें पड़ने वाली गोल्डन जो रेज, सुनहरी जो किरणें होती हैं सेटिंग सन की, वो रिफ्लेक्ट करती है। इस तरह की चीज़ आप पढ़ते हो तो आपके माइंड में आता है ना, वो छिपता हुआ सूरज, वो शांत सा समुद्र जिसमें उसकी ये किरणें पड़ रही हों, कितना सुंदर, कितना मनोरम, कितना ब्यूटीफुल सीन वो होता है, वो आपके माइंड में अपने आप आ जाता है। तो इस लिटरेरी टर्म को यूज करने का पर्पस क्या होता है किसी भी पोएम में? टू मेक द रीडर एक्सपीरियंस व्हाट राइटर डिस्क्राइब। ये राइटर क्या डिस्क्राइब करना चाहता है, इस एक्सपीरियंस को बताता है। एनहांस करता है ये हमारे इमोशनल इम्पैक्ट को, ये बताता है कि भाई इस तरह की चीज़ पढ़ने में हमारे दिमाग में कुछ आ भी रहा है या नहीं। इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ फील करते हुए आपके माइंड में आएंगी, अदरवाइज तो नहीं आएंगी। 5 हो चुकी, अब 6 है ऑक्सीमोरॉन। व्हाट इज ऑक्सीमोरॉन? डेफिनेशन देखो। द ऑक्सीमोरॉन combines two contradictory or opposite words to create a unique expression that reveals a deeper meaning। ऑक्सीमोरन क्या होता है? ये कंबाइन करता है
दो कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, दो विरोधाभासी चीजों को कंबाइन करता है। विरोधाभासी क्या होता है, जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती हैं, जिसका एक दूसरे से कुछ लेना देना ही ना हो, उन दो चीजों को ऑक्सीमोरोन जो है कंबाइन कर देता है। जो अपोजिट वर्ड को कंबाइन करता है टू क्रिएट अ यूनिक एक्सप्रेशन, एक यूनिक एक्सप्रेशन क्रिएट करने के लिए, दैट रिवील्स अ डीपर मीनिंग, जिसका अपना एक गहरा मीनिंग होता है। क्या करता है, ये दो अलग अलग जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं उनको एक साथ कंबाइन करता है। कौन, ऑक्सीमोरॉन। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के साथ आपको समझ आएगा। पार्टिंग इज सच स्वीट सोरो। पार्टिंग एक दूसरे से अलग होना एक क्या है, एक स्वीट सा सोरो क्या था, दुख है। भाई कोई दुख ही हो गया, वो स्वीट कैसे हो सकता है, मुझे ये बताओ। कोई दुख है, हमें कोई दुख है, वो स्वीट हो सकता है? अगर कोई चीज़ स्वीट है तो वो सोरोफुल कैसे हो सकती है? हो गया ना दो अलग अलग चीज़ों का यहाँ पे यूज। स्वीट और सोरो ये दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। जब अलग अलग बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स को एक साथ लाया जाता है वो क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, स्वीट का सोरो से कोई लेना देना नहीं है। कोई चीज़ अच्छी है तो वो बुरी नहीं हो सकती, बुरी है तो वो अच्छी कैसे हो सकती, बुरी चीज़ को अच्छा बोला है यहाँ पे। ठीक, इसका क्या पर्पज है, टू एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स और पैराडॉक्सिकल इमोशंस इन ए कंसाइज वे। पैराडॉक्सिकल इमोशंस को एक कंसाइज वे में एक्सप्रेस किया जाता है, उसका कॉम्प्लेक्शन दिखाने के लिए। अब 6 होगी। अब 7th नंबर की लिटरेरी टर्म है एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है, allusion is an indirect reference to a well-known person, place, event, literary work और myth। समझ आया? एल्यूजन क्या होता है कि इनडायरेक्ट रेफरेंस लिया जाता है। जैसे आपको क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं, कोई एक टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते आपकी कहीं और ही वो चले जाते हैं, किसी दूसरे राइटर के वर्क में घुस जाते हो और उन राइटर के वर्क का रेफरेंस लेके आपको पढ़ाते हैं कि भाई उस राइटर ने ये बात कही, उस राइटर ने ये बात की। या फिर आपके घर की कोई बात उठा ली है ना, आपके घर के आपके बड़ों से, हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे हिस्टोरिकल जो पूर्वज जैसे महात्मा गांधी है, भगत सिंह है, इनके रेफरेंस उठा करके जब बीच में आपके टॉपिक के बीच में आपको हम कुछ बताने लगते हैं अलग से ही, वो क्या होता है, एल्यूजन होता है। मतलब आपको पढ़ा रही हूँ मैं, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कोई पोएम आपको पढ़ा रही हूँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पढ़ाते पढ़ाते बीच में कोई लाइन ऐसे आ गई जो कनेक्ट करती है भगत सिंह से। मैंने भगत सिंह को उठाया, उनके किसी भी लिखे हुए किसी काम को उठा करके उनका रेफरेंस आपको बीच में देने लग जाऊं, तो वो क्या होता है, एल्यूजन बोलते हैं उसको। ठीक है, किसी अदर राइटर के रेफरेंस लेकर के आपको बीच में पढ़ाना, वो क्या होता है, एल्यूजन होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे ही मैट हिज वाटरलू। पता होगा आपका, आपने हिस्ट्री अगर पढ़ी है तो वाटरलू का एक वॉर हुआ था। वो वॉर नेपोलियन का हुआ था। और उस नेपोलियन एक महान एक फेमस किंग थे और वो हार गए थे। ठीक है, किस में हारे थे वो, वाटरलू के युद्ध में हारे थे। तो वाटरलू के युद्ध में हारने की वजह से वाटरलू का ही यूज होने लगा और वाटरलू का मतलब ही क्या बन गया, हार बन गया। ही मैट हिज वाटरलू, वो अपने वाटरलू से मिला। वाटरलू से मिलने का क्या मतलब है, वो फेल हो गया। ठीक है, दिस एल्यूट हो गया, वाटरलू मीनिंग मैट हिज डाउनफॉल। वाटरलू का मतलब ही डाउनफॉल हो गया। इसलिए ये तो ये कौन सी लिटरेरी टर्म थी, एल्यूजन थी। ठीक है, अब ये सबसे इजी होती है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, इमेजरी, ये तो इजी होती हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, हिंदी में आपने सुना होगा मानवीकरण अलंकार, है ना। तो देखो डेफिनेशन, पर्सोनिफिकेशन गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू एनिमल ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, किसी भी ह्यूमन क्वालिटीज टू को डाल दिया जाता है एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट, कोई भी निर्जीव चीज़ है, कोई भी जानवर है, कोई भी निर्जीव चीज़ें जो होती है ना, जो बोल नहीं सकती, इन चीज़ों को हम दिखा देते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग।
तो उनको क्या बोला जाता है? पर्सोनिफिकेशन लिटरेटम होती है ये, जब नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह दिखाया जाता है, तो ये पर्सोनिफिकेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टार्स डांस्ड प्लेफुली इन द नाइट स्काई। रात में आसमान में जो तारे होते हैं वो प्लेफुली डांस करते हैं। तुम बताओ, स्टार कभी डांस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इनको एज ए ह्यूमन बीइंग दिखाया गया है, ह्यूमन ही डांस कर सकते हैं। तो ये कौन सी लिटरेटम है? पर्सोनिफिकेशन। इसका क्या पर्पज होता है? टू मेक डिस्क्रिप्शन मोर लिवली एंड रिलेटेबल। रिलेट करने के लिए और लिवली बनाने के लिए उस डिस्क्रिप्शन को इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म इज ओनोमेटोपिया। क्या होता है ओनोमेटोपिया? ओनोमेटोपिया इज द यूज ऑफ वर्ड्स। इसमें वर्ड्स का यूज किया जाता है दैट इमिटेट द साउंड दे डिस्क्राइब। ये इमिटेट करते हैं जो साउंड निकलती है। ओनोमेटोपिया का मतलब लगा लो तुम, साउंड से मतलब है इसका, जब साउंड निकलती है किसी भी चीज़ की, चाहे वो मक्खी की आवाज़ हो, चाहे वो भीड़ की आवाज़ हो, चाहे वो जब हम दरवाज़ा खोलते दरवाजे में चक चक की आवाज़ आती है वो आवाज़ हो, चाहे पंखा चलने की आवाज़ हो या ताली पीटने की आवाज़ हो, मतलब साउंड किसी भी चीज़ की है वो ओनोमेटोपिया होती है। फॉर एग्जाम्पल, द बीज बर्स्ट। द बीज बर्स्ट, मक्खियाँ क्या करती हैं? भीन भिनाती हैं। मक्खियों की भीन भिनाने की आवाज़ है, तो कौन सा लिटरेटम है? ओनोमेटोपिया। नेक्स्ट है द फायर क्रैकल्ड। फायर क्रैक करते हैं, क्रैक की ये एक आवाज़ है, ये भी ओनोमेटोपिया है। द क्लॉक टिक। क्लॉक जो दीवार घड़ी में टिक टिक की साउंड होती है वो भी क्या है? ओनोमेटोपिया है। इसका क्या पर्पज होता है? अब टू मेक राइटिंग मोर एक्सप्रेसिव। इसका यूज करके राइटिंग को और भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाया जाता है, रियलिस्टिक बनाया जाता है, बाय अपीलिंग टू द सेंस ऑफ हियरिंग। हियरिंग की साउंड मतलब सुनने की साउंड इसमें ज़्यादा होती है। तो अब है नेक्स्ट लिटरेटम राइम। व्हाट इज राइम? राइम, राइम क्या होता है? गाना। एक रिदमिक वे में जो पोएम्स होती है वो राइम स्कीम होती है ना, राइम स्कीम आपने सुना होगा। राइम इज द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर साउंड की एक रेपिटेशन होती है, यूजुअली एट द एंड्स ऑफ लाइन्स इन पोइट्री। जो लाइन जो पोइट्री की लास्ट की एक रिदम के वे में चलते हैं ना, जैसे पहली लाइन तीसरी से मिलती है, दूसरी चौथी से मिलती है, फिर पांचवी सेवन्थ से मिलती है, सिक्स्थ फिर एट्थ से मिलती है, वो जो लास्ट की लाइन का एक रिदम होता है उसको राइम बोलते हैं। जैसे कि तुमने बचपन में हमने बहुत पोएम्स पढ़ी हैं, पढ़ाते भी हैं बच्चों को। क्या? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना। ये पोएम एक सॉन्ग के वे में चलती हैं। तो ये एक सॉन्ग के वे में चलने वाली जो पोएम्स होती है ना, उन्हीं को राइम बोलते हैं। जैसे हमटी डमटी सैट ऑन वॉल, हमटी डमटी हैड ए ग्रेट फॉल। ये भी एक सॉन्ग हो गया। देखो लास्ट की लाइन मिल रही है तो ये गाना सा बन रहा है, ये राइम है। इसका पर्पज क्या होता है? टू गिव रिदम म्यूजिकलिटी एंड यूनिटी टू ए पोएम। को रिदम देना होता है, म्यूजिकलिटी देनी होती है, यूनिटी टू ए पोएम एक बनानी पड़ती है। ठीक है, ये थी। अब देखो आयरनी क्या होती है? आयरनी का मतलब है कटाक्ष करना किसी चीज पे। जैसे आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर इंटेंडेड, जहाँ पे इंटेंड किया जाता है किसको? आयरनी को। इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर इंटेंडेड मीनिंग इज अपोजिट, जिसका कहना हम कुछ चाहते हैं लेकिन कहते कुछ हैं, है ना। जैसे हमारी पड़ोसियों से लड़ाई हो जाए तो हम टोंट करते हैं ना। देखा ही होगा अपने पड़ोस में, अपनी सहेली के साथ किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, अपनी बेस्ट फ्रेंड में उसको ताना मारने के लिए उसको कुछ कुछ कहते हैं और अगले को समझ आ जाता है, वो आयरनी होती है। Meaning is a opposite to a literal meaning, or where there is a contrast between expectation and reality. क्या एक्सपेक्ट क्या करते हैं और रियलिटी क्या होती है, इस तरह से कॉन्ट्रास्ट होता है दो चीज़ों में। जब हम कहते कुछ है लेकिन हमारा मतलब कुछ और होता है तो वो आयरनी होती है। एग्जाम्पल के लिए देखो, कुछ होती है वर्बल आयरनी जो हम बोलते हैं, जैसे सेइंग वन थिंग बट मीनिंग अनदर होता है।
जैसे एग्जाम्पल, व्हाट अ प्लीजेंट डे, तूफान आ रहा है। तूफान कभी प्लीजेंट हो सकता है? वो तूफान आ जाए तो हमने इतनी मेहनत से जो साफ सफाई अपने घर में की है वो सब तहस नहस हो जाता है, सब बेकार हो जाता है, हमने दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए स्टॉर्म को जब हम प्लीजेंट डे बोलते हैं, ये एक तरीके की क्या होती है, आयरनी होती है। एक सिचुएशनल आयरनी होती है। सिचुएशनल आयरनी कौन सी होती है? व्हेन व्हाट हैपन्स इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। जब हम एक्सपेक्ट कुछ करते हैं और हो कुछ हो ही जाता है, जो हमने सोचा भी ना हो, इतना खराब हमारे साथ हो जाता है, तो वो किसके अंडर आएगी? या सिचुएशनल आयरनी। जैसे ए पुलिस स्टेशन गेट्स रोब्ड, पुलिस स्टेशन को रोब कर लिया गया। अरे भाई, जब पुलिस ही है उसको कोई कैसे रोब कर सकता है, उसको कैसे लूट सकता है? तो ये भी एक तरीके की आयरनी होगी। एक होती है ड्रामेटिक आयरनी। व्हाट इज ड्रामेटिक आयरनी? व्हेन द ऑडियंस नोज समथिंग दैट द कैरेक्टर्स डू नॉट। जब ऑडियंस को उस चीज़ का पता होता है लेकिन कैरेक्टर्स को नहीं पता होता, वो ड्रामेटिक आयरनी होती है। अब आयरनी का यूज करने का पर्पज क्या होता है? टू क्रिएट ह्यूमर, ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, प्ले में सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, हाईलाइट कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस और रियलिटी में कंट्रास्ट दिखाने के लिए आयरनी का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है सिंबलिज्म। व्हाट इज सिंबलिज्म? सिंबलिज्म की डेफिनेशन देखो। सिंबलिज्म इज द यूज ऑफ सिंबल्स। इसमें सिंबल्स का यूज किया जाता है। कोई ऑब्जेक्ट दिखा दिया किसी कैरेक्टर के बारे में, या फिर कोई कलर, टू रिप्रेजेंट डीपर मीनिंग आइडियाज और कॉन्सेप्ट। इनका यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए, एक गहरा मतलब उस चीज़ का, वो आइडिया बताने के लिए, वो कॉन्सेप्ट बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? या तो किसी ऑब्जेक्ट का, या किसी कैरेक्टर का, या किसी कलर का। तो ये सिंबल होते हैं। कोई चीज़ दिखा दी, वो किसी चीज़ का सिंबल हो गया। कोई कलर दिखा दिया, जैसे रेड कलर है। रेड कलर किसका सिंबल होता है? रेड कलर खतरे का भी सिंबल होता है, और रेड कलर प्यार का भी सिंबल होता है। वाइट कलर है, वाइट कलर को देखते ही हमें पता चल गया भी वाइट कलर तो ये शांति का प्रतीक है। ठीक है, इस तरह के तरीके से किसी चीज, कैरेक्टर, कलर को दिखा करके एक सिंबल भी बताया जाता है ऑडियंस को, रीडर्स को। फॉर एग्जाम्पल, डव सिंबलाइजेज पीस। एक डव जो होता है वो किसको सिंबलाइज करता है? पीस को। द कलर रेड ऑफन सिंबलाइजेज लव और डेंजर। लाल जो कलर है वो हमेशा प्यार का प्रतीक होता है, और डेंजर, खतरे का प्रतीक होता है। टू कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडियाज इन अ मोर आर्टिस्टिक एंड इमोशनल वे। ये करने का इसका एक मेन पर्पज होता है। तो ये थी हमारी सारी की सारी आपके सिलेबस में कितनी लिटरेरी टर्म की दी गई हैं? 12, 12 लिटरेरी टर्म्स आपके सिलेबस में दी गई हैं। इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। इन सब को पढ़ लेना, एक बार देख लेना, लिख भी लेना। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इन्हीं में से लिटरेरी टर्म आपके आ जाएंगी। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए ये चीज़ें छाँट छाँट के यहाँ पे टाइप करवाया है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इससे ईजी तरीके से कोई नहीं करवा सकता आपको। तो चलो ठीक है, पढ़ लेना इसको। टाटा बाय बाय, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।